का जो हमारा टॉपिक है वो है लेरेंजाइटिस। हम लेरेंजाइटिस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारा डिफाइन लेरेंजाइटिस है, डिस्कस पैथोलॉजी है, डिस्कस एक्यूट एंड क्रोनिक है, डिस्कस रिस्क फैक्टर्स के दिए गए हैं, डिस्कस डायग्नोसिस है, डिस्कस इंजरी एंड काज्ड है, डिस्कस मेडिकल मैनेजमेंट, डिस्कस सर्जरी मैनेजमेंट, डिस्कस ट्रीटमेंट, डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आती है लेरेंजाइटिस की डेफिनेशन। लेरेंजाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स वॉइस बॉक्स टिपिकली रिजल्टिंग इन होर्सेंस, लॉस ऑफ वॉइस एंड थॉट ऑफ पेन। जो हमारा लेरेंजाइटिस है उसमें हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो हमारा वॉइस प्रोड्यूस करता है। उसमें जो है हमारी वॉइस लॉस हो सकती है जब वो इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन होने के जो जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हमारा जो है वॉइस बॉक्स है वो काम सही तरह से नहीं करता, और उसमें जो स्किन उसकी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और जो हमारा गले में जो हमारा थॉट होता है उसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। इसमें जो है दो टाइप्स क्रोनिक एक्यूट एंड क्रोनिक दिए गए हैं। अब इसमें जैसे कि हमारा ये हेल्दी वोकल कार्ड दिया गया है, इसमें हमारी कोई इन्फ्लामेशन नहीं, बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल है। जैसे और नीचे इसके दिए गया है जो हमारा इन्फ्लाम वोकल कार्ड हुआ है उसमें इस स्वेलिंग हुई हुई है और रेडनेस आई हुई है हमारी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में। द पैथोलॉजी ऑफ लेरेंजाइटिस इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द वोकल कार्ड। पैथोफिजियोलॉजी में जैसे कि हमारे लेरेंजाइटिस में इन्वॉल्व हुआ है पूरी तरह से इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग में, विच कैन डिस्टर्ब नॉर्मल वॉइस प्रोडक्शन। जो हमारी नॉर्मल वॉइस की प्रोडक्शन हो रही है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। एक्यूट केस दिस इन्फ्लामेशन इज़ ऑफ्टन ड्यू टू इन्फेक्शन और वोकल स्ट्रेन। इन क्रोनिक केसेस जो हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन दिया गया है वो हमारा वोकल कार्ड डिस्टेंस, जब हमारे मसल को छिकाव वगैरह होता है तो उसकी वजह से हमारा जो इन्फेक्शन इसमें हो सकता है एक्यूट में। और इन क्रोनिक केसेस ऑन गोइंग इरिटेशन और इन्फेक्शन लीडिंग टू प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन एंड पोटेंशियल चेंजेस टू द लेरेंजियस टिश्यू सच एज थिंकिंग और न्यूड्यूल्स ऑन द वोकल कार्ड। जो हमारा क्रोनिक इरिटेशन प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन होता है इसमें हमारे इन्फ्लामेशन हो जाती है वोकल कार्ड में, और इसमें पोटेंशनली चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि हमारे लेरेंजियस टिश्यू होते हैं उसमें हमारी जो है थिक हो जाते हैं वो हमारे, और उसमें नोड्यूल्स एक किस्म के बन जाते हैं हमारे वोकल कार्ड में, और उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और ये इन्फेक्शन रेयर केस में पाया जाता है। फिर उसके बाद एक्यूट वीएस क्रोनिक लेरेंजाइटिस। एक्यूट लेरेंजाइटिस की जो ड्यूरेशन टाइम होता है शॉर्ट टर्म, यूजुअली लास्टिंग लेस देन 3 वीक्स। जो ड्यूरेशन इसका पाया जाता है एक्यूट का वो है हमारा 3 लेस देन वीक्स में, जो हमारा 3 हफ्ते से कम का जो टाइम होता है उसमें हमारी ये जो एक्यूट लेरेंजाइटिस पाया जाता है। काजेज ऑफ्टन काज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड और बाय ओवर यूज ऑफ द वॉइस, एग्जाम्पल शाउटिंग, सिंगिंग। जैसे कि हम लोग काजेज में हम इस तरह से पाया जाता है कि जैसे वायरल इन्फेक्शन कोई लग जाता है, और सर्दियों में जैसे कोई ठंडी चीज़ की वजह से या ठंडी चीज़ खाने की वजह से हमारी वॉइस थोड़ी सी बैठ जाती है, और जब हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी आवाज़ जो है वो बैठ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। हमारा वोकल कार्ड जो है सही तरह से प्रोडक्शन नहीं कर सकता हमारी नॉर्मल वॉइस को, और जो सिंगिंग करते हैं जैसे कि ज़्यादा आवाज़ में सिंगिंग वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से भी पाया जाता है। सिम्टम्स जो है इसमें हॉर्सेंस, लॉस ऑफ वॉइस, सॉर थ्रोट, ड्राई कफ एंड डिफ़िकल्टी स्वेलिंग। इसमें जो है हमारे हॉर्सेंस जो है हमारे इसमें जैसे कि हमारा ड्राई, जैसे खुरदरी कोई चीज़ हो जाती है बिल्कुल ड्राई हो जाती है स्किन हमारी, इस तरह से हमारे वोकल कार्ड जो ड्राई हो जाते हैं उसमें हमारा जो लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है। और सॉर थ्रोट, ड्राई कफ, जैसे कि हमें खुश्क खांसी होती है और हमारे थ्रोट में पेन वगैरह होती है, एंड डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, और हमें कोई चीज़ निगलने भी मुश्किलात वगैरह होती हैं क्योंकि हमारे जो लेरेंजियस टिश्यू होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक लेरेंजाइटिस की। इसमें ड्यूरेशन टाइम जो होता है लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होता है, और जो एक्यूट था वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, लास्टिंग मोर देन 3 वीक्स। जैसे कि ये मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम होता है इसमें। काजेज कैन रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेशन। अब जैसे कि बात करते हैं काजेज़ की, तो इसमें लॉन्ग टर्म जो है एक्सपोजर होता है, तो इसमें हमारे इरिटेट होते हैं हमारे मसल्स, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एलर्जन। अगर कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट की वजह से जो है हमारे जो मसल्स हैं उसमें इरिटेशंस होती हैं, और जो अल्कोहल वगैरह शराब जैसे कि पीते हैं, या एलर्जन कोई खांसी वगैरह, उसकी वजह से भी हमारे जो लेरेंजियस टिश्यूज़ होते हैं उसके उनमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम इसमें जैसे कि हमारा एक मुसलसल पाया जाता है, जैसे प्रेजेंस हॉर्स सेंस होते हैं, इसमें जो हमारी मुसलसल ड्राई रहती है स्किन, काफ़ी मतलब देर तक ड्यूरेशन टाइम इसका जो है 3 हफ्तों से ज़्यादा रहता है। हमारे जो है स्किन के इसके वोकल गार्ड्स के मसल होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लग जाते हैं। थॉट डिस्कम्फर्ट, और जो है बिल्कुल हमारा थॉट जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंटली थॉट क्लियरिंग एंड कफ, जो हमारी फ्रीक्वेंटली होती है थॉट की वो बिल्कुल सही नहीं होती, और जो उसमें खांसी होती है हमें ड्राई खांसी रहती है हमें हल्की हल्की सी। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले हमारा आता है स्मोकिंग, जिसमें हमें इरिटेट होती है एंड इन्फ्लाम द लेरेंजियस टिश्यू, हमारे इन्फ्लाम लेरेंजियस टिश्यू हो जाते हैं और हमें इरिटेशन रहती है। फिर दूसरे में आता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, जिसमें जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं यूज़ कैन काजेज डिहाइड्रेशन एंड इरिटेशन द थॉट, जो जिसकी वजह से हमारा डिहाइड्रेशन होने की वजह, जैसे कि हम अगर कोई मतलब पानी वगैरह यूज़ ना करें, बिल्कुल ड्राई उसको छोड़ दें, तो उसकी वजह से भी इरिटेशन रहता है, और अल्कोहल की वजह से भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं हमारे टिश्यूज़। फिर तीसरे नंबर पे है वोकल ओवर यूज़ और मिस यूज़, जो हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी वॉइस को, फ्रीक्वेंट शाउटिंग, सिंगिंग और स्पीकिंग लाउडली, जो हम जैसे कि हम ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से गाने गाना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, तो उसकी वजह से भी हमारा मिसयूज़ होता है। फिर चौथे नंबर पे आता है एलर्जीज, कैन काज प्रोटोन पोस्ट नोजल ड्रिप इरिटेशन। फिर उसके बाद आता है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, जो हम जिसे हम ग्रिड कहते हैं। एसिड कैन बैक अप इनटू द थ्रोट इरिटेशन द लेरेंजेस, जैसे कि हम कोई फास्ट फूड या कोई जंक फूड वगैरह लेते हैं तो उसमें जो एसिडिटी होती है उसकी वजह से हमारा जब बैक अप इनटू थॉट की तरफ जैसे हमारा जाता है तो हमारे जो लेरेंजेस टिश्यूज़ होते हैं उसमें हमें इरिटेशन वगैरह होती है। फिर नंबर 6 पे आता है एक्सपोजर टू इरिटेट सच एज अ केमिकल डस्ट एंड फ्यूम, जैसे कि हमारी कोई केमिकल वगैरह होगी, जैसे कोई फैक्ट्रीज वगैरह या कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह बाहर के, या फ्यूम्स वगैरह, जैसे कि परफ्यूम वगैरह कोई लगाता है तो उसकी जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जो है हम इनहेल कर लेते हैं सांस के ज़रिए, तो उसकी वजह से भी हमें वो इरिटेशन होती है। फिर 7वें नंबर पे आता है इन्फेक्शन, जिसे हम पर्टिकुलर वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी हमें काज करवा सकता है। फिर उसके बाद इंजरी एंड काजेज़, वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन काजेज टिपिकली एसोसिएट विद कोल्ड और फ्लू, जैसे कि हमें वायरल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन होता है हमारा जिसकी वजह से हमें सर्दियों में जैसे कि हमें ज़ुकाम खांसी वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें रेनी नोज जैसे फ्लू वगैरह ज़ुकाम हो जाए तो उसकी वजह से भी ये इंजरी काज करवा सकता है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेस कॉमन बट कैन ऑकर ऑफ्टन सेकेंडरी टू वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो लेस कॉमन होता है पर उसमें जो है हमारा सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन मोर लाइकली इन इंडिविजुअल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, जैसे कि हमारा फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा इंडिविजुअल वीकेंड इम्यून सिस्टम को, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। फिर उसके बाद वोकल स्ट्रेन, येलिंग, सिंगिंग और स्पीकिंग और एक्सटेंडिंग पीरियड्स, जिसकी वजह से जो हमारा वोकल कार्ड जो है उसके मसल्स में खिंचाव आ जाता है सिंगिंग और बोलने की वजह से, तो जो है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है और वो
रहना शुरू हो जाता है। फिर इरिटेट स्मोकिंग अल्कोहल एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूट्स, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट और स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से भी हमें इरिटेशन काज करवा सकता है। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्स, एसिड फ्रॉम द स्टमक कैन डैमेज द लरेंजियस, जैसे कोई एसिडिटी या कोई जंक फूड वगैरह जैसे कि हम लेते हैं तो हमारे लेरेंजियस टिश्यूज़ को हमारा डैमेज कर सकता है। फिर उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, हिस्ट्री की पहले सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद एक्सरे, फिर हम सीबीसी कराते हैं जिसे हम कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करते हैं, फिर हम लेरेंजियोस्कोपी कराते हैं, फिर उसके बाद हम बायोप्सी करवाते हैं। फिर जो है हम उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में हम रेस्टिंग द वॉइस देते हैं, हम उसको एसेंशियल टू रिड्यूस स्ट्रेन एंड अलाउ हीलिंग, हम उसको रेस्ट देते हैं जिसकी वजह से जो उसकी रिड्यूस हो जाती है स्ट्रेन, उसके मसल जो है कि वो खिंचाव में कम हो जाते हैं। और उसके बाद जो है उसके हम अलाउ करते हैं जैसे कि उसकी हीलिंग जो है वो जल्दी बेहतर हो सके। हाइड्रेशन में ड्रिंकिंग प्लेंटी और फ्लूइड टू कीप द थॉट मॉइस्ट, हम उससे जो है डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। जैसे हाइड्रेशन में जो है हम उसका थोड़ा थोड़ा पानी उसे दे पीने के लिए कहेंगे ताकि उसकी जो जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो सके और उसमें हल्की हल्की फ्लूइड की नमी आ सके उसके थॉट, और वो खुश्क ना रह सके। फिर उसके बाद हम मेडिकेशन में हम उसे एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक फॉर पेन एंड फीवर के लिए हम उसे मेडिकेशन देते हैं, एंटीहिस्टामाइन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 ब्लॉकर फॉर ग्रेड। एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक हम मेडिसिन उसे देते हैं जैसे कि उसका पेन वगैरह और उसकी जो है फीवर ख़त्म हो सके। एंटीहिस्टामाइन देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, वो हम उसे मेडिसिन वगैरह देते हैं जो इनहिबिट कर सके उसके जो ग्रेड इन्फेक्शन को, ग्रेड डिजीज़ जो होता है उसका। फिर उसके बाद हम एंटीबायोटिक देते हैं ओनली इफ़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ कन्फर्म्ड, क्योंकि वो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है तो उसकी वजह से हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं। फिर स्टीरॉयड्स हम देते हैं इन सीवियर केसेस टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन वगैरह बढ़ जाती तो उसके लिए हम उसे स्टीरॉयड्स देते हैं ताकि उसकी इन्फ्लामेशन को कम कर सकें। जैसे कि हमारा एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, हम उसे ये मेडिसिन देते हैं। फिर इमोक्सिलिन देते हैं मेडिसिन ताकि उसके जो गले की खराश वगैरह है, ड्राइनेस वगैरह वो ख़त्म हो सके और उसकी इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो सके। फिर उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी इज़ रेयरली नीडेड बट मे बी कंसिडर इन क्रोनिक laryngitis if there are significant structural changes or lesions such as a polyps, nodules or tumor do not respond to conservative treatment। हम सर्जरी मैनेजमेंट में हम जो रेयर ही हमारा क्रोनिक केस होता है उसमें हम जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस और पोलैप्स वगैरह जैसे उसके नोडुल्स वगैरह बन जाते हैं ट्यूमर के जो है वोकल कार्ड में, तो उसकी वजह से हम उसे सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं और उसकी हम सर्जरी करना ज़रूरी समझते हैं। सर्जरी कल ऑप्शन में इंक्लूड जैसे कि हमारा माइक्रोलैरिंजियोस्कोपी दिया गया है टू रिमूव नोडुल्स, पॉलिप्स और अदर लेशेस, जैसे कि इसमें नोडुल्स वगैरह कोई हो जाते हैं ट्यूमर के तो उसे हम रिमूव करते हैं। वॉइस थेरापी में टू टीच प्रॉपर वोकल टेक्निक्स एंड रिड्यूस स्ट्रेनिंग, हम वॉइस थेरापी में हम उसे टीच पावर प्रॉपर देते हैं ताकि हम उसकी जो उसे हम टेक्निक्स वगैरह देते हैं ताकि वो थोड़ा बोलने से परहेज़ कर सके और जो उसके वोकल कार्ड के जो स्ट्रेन मसल खिंचाव गए हैं उसकी रिड्यूस कम हो सके। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं तो वॉइस रेस्ट, उसको वॉइस रेस्ट देनी चाहिए हमें, मिनिमाइजिंग स्पीकिंग एंड अवॉइडिंग वाइस्परिंग विच कैन स्ट्रेन द वोकल कॉर्ड्स, उसे हम जो है बोलने से परहेज़ करना चाहिए, उसे अवॉइड करवाएंगे ताकि वो कम बोले। ह्यूमिडिफिकेशंस में हम देंगे उसको यूजिंग द ह्यूमिडिफायर टू कीप द एयर मॉइस्ट, जैसे कि अब वो अगर कोई खुश्क हवा जैसी होती है वो अगर खुश्क हवा लेगा तो उसकी वजह से भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसे जो है थोड़ी सी नमी वाली हवा लेने के लिए कहेंगे ताकि जैसे नमी वाली थोड़ी सी हवा ले तो उसकी जो है जो थॉट वगैरह और जो हमारे वोकल कार्ड के स्ट्रेन के टिश्यूज़ वगैरह उसे खुश्क हवा ना मिल सके। अगर खुश्क हवा मिलेगी तो उससे वो नुकसान है, तो अगर वो नमी वाली थोड़ी सी हवा लेगा तो उससे वो फ़ायदेमंद है क्योंकि वो उसके मसल्स को
खुश्क नहीं होने देंगे। अवॉइडिंग इरिटेट्स सच एज स्मोकिंग, अल्कोहल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हम इसे स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह से परहेज़ कर सकते हैं। अवॉइडिंग कराएंगे हम इसकी, ताकि वो इन चीज़ों से परहेज़ कर सके, उन चीज़ों से दूर रहे। हाइड्रेशन में हम ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हम अपने जो वोकल कार्ड के स्ट्रेन मसल है उनको हम खुश्क नहीं रहने दे सकते। उसमें हमें पानी थोड़ा सा कम मिकदार में पानी पीना चाहिए, ताकि वो थोड़ी सी नमी रह सके उनमें। मेडिकेशन में एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अंडरलाइनिंग काजेज सच एज अ रिफ्लेक्स ऑफ और इन्फेक्शन। मेडिकेशन में जो हमें प्रिस्क्राइब करके दिए होंगे डॉक्टर ने, तो वो हम उसे मेडिकेशन दे सकते हैं, और उसमें हम काजेज़ उसके चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई से इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, रिएक्शन वगैरह। वॉइस थेरापी में हम विथ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फॉर क्रोनिक केसेस, हम जो क्रोनिक केसेस में होते हैं हमारे पास, जो से हम पैथोलॉजिस्ट जो है उसे स्पीच करता है, ताकि वो लैंग्वेज अपनी थोड़ी कम कर सके वॉइस थेरापी से। फिर उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, मॉनिटर सिम्टम्स, वॉइस क्वालिटी एंड रिस्पांस टू ट्रीटमेंट। हम उसकी ट्रीटमेंट और सिम्टम्स वगैरह को जो है हम असेसमेंट करते हैं उसकी। फिर उसके बाद हम उसे एजुकेशन देते हैं। सबसे पहले हम जो है उसे असेसमेंट करते हैं, फिर एजुकेशन में हम उसे टीच पेशेंट अबाउट वॉइस रेस्ट, हाइड्रेशन एंड अवॉइडिंग इरिटेशन। तो हम उसे एजुकेशन देंगे ताकि उसकी जो है वॉइस रेस्ट में रह सके और हाइड्रेशन में रहे थोड़ी सी, ताकि उसकी जो है डिहाइड्रेशन ना हो सके उसके वोकल कार्ड्स मसल्स जो हैं। फिर उसे हम अवॉइडिंग करेंगे इरिटेशन, जिस चीज़ों से उसे होती है तो उससे थोड़ी अवॉइड करें। फिर हम उसे तीसरे नंबर पे हम उसे सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, उसे इमोशनल सपोर्ट हम देंगे। उसके बाद फिर हम उसको वॉइस लॉस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। हम जो है उसे वॉइस लॉस जब उसकी हो जाती है तो उसको हम एक अच्छा माहौल देते हैं, ताकि उसे वो फ्रस्ट्रेशन में ना जा सके और किसी परेशानी का सबब ना बन सके। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कंप्लेंट्स विथ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जो मेडिकेशन हमें दी जाती है हम उसे देंगे, और हम उसे मॉनिटर करेंगे, ताकि उससे कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। फिर उसके बाद हम फॉलोअप केयर जो देते हैं हम उसे शेड्यूल एंड मॉनिटर फॉलोअप, ताकि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते बाद या 3 दिन बाद दोबारा से आके अपना चेकअप करा सके। अपॉइंटमेंट टू असेस प्रोग्रेस एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट इफ़ नेसेसरी। जो हम उसे ट्रीटमेंट के लिए हम उसे एक प्रोग्रेस देते हैं, ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट अपनी पूरी करके फिर से दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके आके अपना दोबारा से चेकअप करा सके। तो आज का हमारा टॉपिक था यहीं तक, लेरेंजाइटिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है अच्छे तरीके से टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।